हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हुआ क्या था, अगर हम एक बेसिक ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे थोड़ा सा कि उसका मतलब फाइनल आउटकम क्या था। फाइनली जो ह्यूमन का पूरा जीनोम था उसका सीक्वेंस किया गया। अब हमें पता है, पूरा सीक्वेंस पता है ETGC का पूरा कैसे पूरे ह्यूमन जीनोम में होता है। तो जीनोम की अगर हम बात करें कि जीनोम क्या है, देखिए जीनोम ना हम एंटायर DNA जो कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हो उसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम क्या होगा, जो उसके हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का DNA होगा वो उसका जीनोम होगा। तो ह्यूमंस में हमें 24 टाइप्स के क्रोमोसोम मिलते हैं। 1 to 22 तक ऑटोसोम्स होते हैं। अब डिप्लॉइड में दो दो कॉपीज़ होती है, पर हम तो हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं। तो 22 टाइप के ऑटोसोम हो गए, साथ में एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम। तो 24 टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं ह्यूमंस में। तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमंस के इन्हीं 24 टाइप ऑफ क्रोमोसोम का सीक्वेंस किया गया था। अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था, और ये 13 ईयर्स तक चला था, 1990 से 2003 तक। बट 2003 में जब ये प्रोजेक्ट का एंड आया था तब पूरा ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस नहीं हो पाया था, क्योंकि क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस हमें जाकर कंप्लीट सीक्वेंस 2006 में मिला था। तो जो जेनेटिक डाटा का अगर हम बात करें कि उसको अगर हमें बुक्स की फॉर्म में स्टोर करना पड़े एज ए रेफरेंस की कितनी बुक्स लगेंगी, तो जो जेनेटिक डाटा है एक सिंगल सेल का वो इतना बड़ा है कि अगर हम बुक्स की फॉर्म में देखें तो हमें अराउंड 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और हर बुक में एटलीस्ट 1000 पेजेस होने चाहिए। इतना ज़्यादा जेनेटिक डाटा होता है हमारी एक सिंगल सेल में। और जब सीक्वेंसिंग की जा रही थी तो पर बेस जो उसका कॉस्ट पड़ा था वो था $3 पर बेस। और हमें पता है कि नियरली 3 बिलियन बेसिस होते हैं हमारे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हैप्लॉइड सेट की, तो नियरली 3 बिलियन बेसिस होते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पड़ गया था नियरली $9 बिलियन। अब अलग अलग देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट्स आगे आए का फॉरवर्ड आए कि भाई हम इसको फंड करते हैं, क्योंकि इसका ज़रूरत तो हम सबको पड़ने वाला है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इसका हम अच्छा यूज़ करेंगे। तो वहीं कुछ हमें नाम देखने हैं, जैसे US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK एंड अदर कंट्रीज़ लाइक जापान, जर्मनी, चाइना एंड फ्रांस, उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फंड किया। अगर हम गोल्स की बात करें कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या थे जब ये शुरू हुआ, तो इनका गोल्स था कि जो हमने लगा है कि हमारे पास 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स है, उनका सीक्वेंस क्या है, और उनको हमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है किस सीक्वेंस में हर जीन में ह्यूमन के जीनोम में है वो उसका सीक्वेंस पता लगाना। दूसरा था कि हमने एस्टिमेट किया था कि हमारे जीनोम में 20,000 to 25,000 जीन्स हैं, हमें उन जीन्स का पता लगाना है। तीसरा था कि इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर डाटाबेस की फॉर्म में स्टोर करना, ताकि जब ज़रूरत पड़े और इसको निकाल लिया जाए और अलग अलग जगहों पर बेटरमेंट के लिए ह्यूमन के यूज़ किया जाए। तो यहीं पर हमारे पास एक नई फील्ड ऑफ बायोलॉजी भी इमर्ज हुई, जिसको हम बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी प्लस कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी को। चौथा गोल था कि जो ये रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ जो थी, जो बनी हैं, जो सारा डाटा मिला है, उसको अलग अलग सेक्टर्स लाइक फार्मा, एग्रीकल्चर को दिया जाए, जो कि इसका बेटर यूज़ करे, ह्यूमंस के लिए कुछ एक अच्छा इसका यूज़ करे। और पांचवा गोल था कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आने वाले एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ को साथ साथ एड्रेस किया जाए। अब ये तो थे गोल्स। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें कि हमें रिजल्ट्स क्या क्या मिले, देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमें रिजल्ट्स मिले कि हमारे पास 3.3 बिलियन नहीं, हमारे पास 3.1647 बिलियन बेसिस हैं। दूसरा रिजल्ट हमें मिला कि जो हमने सोचा था कि 20,000 to 25,000 जीन्स हैं, हमें पता चला कि नहीं, हमारे पास नियरली 30,000 जीन्स हैं ह्यूमन जीनोम में, और हर जीन का एवरेज साइज़ 3000 बेसिस है। एवरेज साइज़ है। अगर हम लार्जेस्ट जीन की बात करें तो लार्जेस्ट जीन हमें पता चला कि डिस्ट्रोफिन जीन है, जो कि 2.4 मिलियन बेसिस का बना हुआ है।
और क्रोमोसोम 1 जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जीन है 2968, वहीं पर वाई क्रोमोसोम के ऊपर सबसे लिस्ट जीन है 231। साथ में हमें ये भी पता चला कि जो हमारे जीनोम का लेस देन 2% है वही प्रोटीन बनाता है, वही कोड करता है। साथ में एक चीज़ और पता चलेगी, अगर हम लोग अलग अलग ह्यूमंस को कंपेयर करें तो उनका 99.9% डीएनए जो है वो सेम मिलेगा, सिर्फ 0.1% सीक्वेंस जो है जो कि डिफरेंट है, और उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उसी की वजह से हम जो इतने सारे ह्यूमंस हैं सब अलग अलग दिखते हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं, सिर्फ उस 1.1% सीक्वेंस की वजह से। और जो हमारे जीन्स हैं उनमें से जो डिस्कवर्ड जीन्स हैं उनमें से जो ग्रेटर देन 50% जीन्स का तो हमें आज तक काम ही नहीं पता है, फंक्शन अननोन है। साथ में हमें यह भी पता चला कि मेजर पार्ट ऑफ आवर डीएनए जो है वो रिपीटेटिव डीएनए का बना हुआ है, जंक डीएनए का बना हुआ है, क्योंकि ये कुछ भी डायरेक्टली कोड नहीं करता है। अब वहीं पर पॉइंट आता है कि अगर ये कुछ कोड नहीं करता तो ये है क्यों, जब किसी काम का नहीं है। तो देखिए, या तो हमें उसका फंक्शन नोन नहीं है, या फिर ये जो जंक डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए है, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और उसकी डायनामिक्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में एक पॉइंट और हमें जो पता चला कि अगर हम लोग देखें अलग अलग ह्यूमंस को कंपेयर करें तो 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी है जहाँ पर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल बेस का ही डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, स्निप्स। अब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम लोग मेथड्स की बात करें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए गए, 2 मेथड यूज़ किए गए। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब सिर्फ उन सीक्वेंस को सीक्वेंस किया गया, उन पार्ट्स को जो कि एक्सप्रेस करते हैं mRNA के फॉर्म में, यानी कि जो सिर्फ एक्सोन्स बनाते हैं वो पार्ट ऑफ डीएनए को यहाँ पर सीक्वेंस किया गया। दूसरा था होल जीनोम सीक्वेंसिंग और सीक्वेंस एनोटेशन। कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस किया गया, जो एक्सोन बनाता है वो भी, जो इंट्रॉन बनाता है वो भी, होल जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें, देखिए सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसके फ्रेगमेंट्स बनाए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, फिर उसको होस्ट में क्लोन्स बनाए गए उन फ्रेगमेंट्स के, वेक्टर्स यूज़ किए गए, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ किए गए। फिर इन फ्रेगमेंट्स को जो है सीक्वेंस किया गया। अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स थी हमारे पास, ऑटोमेटेड सीक्वेंसर थे। वो जो मेथड यूज़ करते हैं सीक्वेंसिंग के लिए वो मेथड था सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड, जिसको हम लोग चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। फिर जो सीक्वेंस होने के बाद इन सीक्वेंस को अरेंज किया गया उन किस बेसिस पर, ओवरलैपिंग रीजन्स की के बेसिस पर। अब जो अलाइनमेंट हुआ इन सीक्वेंस का रखने के बाद फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स की वजह हेल्प से उन सीक्वेंस को पढ़ाया गया और एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड बनाया गया। कैसे, देखिए एक सेकेंड, अगर हम लोग बात करें कैसे, मान लीजिए हमें एक फ्रेगमेंट मिला जिसका सीक्वेंस है 1 2 3 4 5। एक फ्रेगमेंट मिला जिसका सीक्वेंस है 10 11 12 13 14 ATGC होते हैं, पर हम यहाँ पे समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। वहीं पर हमें एक फ्रेगमेंट मिला था जिसका सीक्वेंस मैच हो रहा था इधर 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 तक ले लेते हैं। वहीं पर हमें एक और फ्रेगमेंट जिसका सीक्वेंस हमें मिल गया था, जिसका सीक्वेंस था 6 7 8 9, ये इधर 10 11 के साथ ओवरलैप हो गया। अब यहीं पर हमें एक और सीक्वेंस मिला था जिसका फ्रेगमेंट का सीक्वेंस है 13 14 15 16। अब जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स थे उनको पूरा ये जो अलाइनमेंट था ये दिया गया और उसने पूरा स्टैंड बना दिया कि देखिए कंप्लीट स्टैंड का सीक्वेंस होगा 1 2 3 4 5। ओवरलैपिंग ने कंफर्म कर दिया कि हाँ हम सही सीक्वेंस में चल रहे हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और कंप्यूटर प्रोग्राम्स ने एक कंप्लीट स्टैंड बना दिया। ऐसे किया गया था
ये टेक्निक्स की हेल्प से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सीक्वेंस। So thank you so much. Thank you for watching the video.